नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज एक बार पुनः आपके सामने मैं एक शानदार सा और एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आ गया हूँ। टॉपिक किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित एक टॉपिक है। और इस बारे में हमारी केंद्र सरकार ने अभी 25 जनवरी 2025 को एक राजपत्र यानी कि गजट जारी किया है। उस गजट को हम समझेंगे कि उसमें सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। ठीक है, वो सही है या गलत है, वो सब तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों, कि सरकार ने ये जो किया है ये सही है या गलत है। अब क्या किया है वो देखते हैं दोस्तों। हमारे पास जो 25 जनवरी 2025 में सरकार ने जो गजट जारी किया है वो है यूपीएस। आपने सुना होगा ओपीएस, फिर आया एनपीएस और एक नई बला आ गई है जिसका नाम है यूपीएस। फुल फॉर्म रहेगी इसकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि एकीकृत पेंशन प्रणाली। दोस्तों, हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसे सरकार ने खत्म किया 1 अप्रैल 2004 में। क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो चाहे राज्य के कर्मचारी हो, किसी भी राज्य के कर्मचारी हो, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी। और एक बहुत अच्छी स्कीम थी, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का संपूर्ण समय अपनी नौकरी को देता है, सरकार की सेवा करता है, तो उस सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है कि एक उस उम्र में जाने के बाद जब वो निसहाय हो जाता है उसे कुछ सहायता मिले। वो सहायता होती थी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। और उसके स्थान पर एक नई पेंशन प्रणाली लाई थी जिसका नाम था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो कि लागू हुई थी 1 जनवरी 2004 से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एनपीएस का थोड़ा सा फंडा समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे यूपीएस पे। और उस गजट में सरकार ने आपको क्या बताया है और क्या सरकार ने उसमें लिखा है कि ये लाभ है, वो लाभ है या हानि है, वो तो आप लोगों को विश्लेषण करना है। मेरा काम है आपको उसे बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं एनपीएस की। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, आपकी एक निश्चित सैलरी होती है जो कि आपके मूल वेतन, आपके डीए और आपके एचआरए और तमाम प्रकार के जो अलाउंसेस होते हैं उनसे मिलकर आपकी सैलरी बनती है। ठीक है दोस्तों, एनपीएस में हमारा क्या होता है, जो आपकी बेसिक पे होती है प्लस उसमें डीए ऐड होता है, इन दोनों को ऐड करके इनका जो 10% होता है उसके लिए सरकार ने खाता बनाया जिसे हम बोलते हैं प्राण खाता। उसके लिए आपको प्राण नंबर अलॉट हो जाता है, जैसे हमारे आधार कार्ड या हमारे पैन कार्ड होते हैं उनका एक नंबर होता है, उसी तरीके से सरकार ने हमारे लिए एक अकाउंट बनाया जिसे हम बोलते हैं प्राण कार्ड यानी कि प्राण अकाउंट। ये जो आपकी बेसिक पे और डीए का 10% होता है ये आपके प्राण अकाउंट में चला जाता है। फिर सरकार ने इसमें एक सुविधा लागू की कि जितना भी पैसा कर्मचारी का जाएगा उतना ही पैसा सरकार इसमें डालेगी और ये अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद इस पैसे को हम कुछ निश्चित कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद जब बंदा रिटायर होगा तो एनपीएस में क्या सुविधा है, जब बंदे की इनकम जो भी उसने इकट्ठा किया है 10% सरकार का और 10% हमारे कर्मचारी का, लेकिन जो बढ़ के सरकार का जो अंशदान है, सरकारी अंशदान जो हो गया है, अब सरकार का हिस्सा हो गया है 14%। ठीक है, कुछ पिछले कुछ समय से, क्योंकि कुछ कर्मचारियों ने जब विरोध किया एनपीएस का तो उन्हें थोड़ा सा एक लैम चूस देने के लिए सरकार ने क्या अपना अंशदान बढ़ा दिया, 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है। ठीक है, अब सरकारी कर्मचारी इस बात पर एग्री है या नहीं है वो तो आप सबको मालूम ही है। उस अंशदान को बढ़ाकर इसने 14% कर दिया है और ये आपके प्राण अकाउंट में जमा हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब बंदा रिटायर होगा तो रिटायर होने के बाद इस राशि में से जितनी भी राशि ये कलेक्ट होगी उसमें से 60% आपको एक मुश्त मिल जाएगा। 60% आपको एक मुश्त मिलेगा, एक मुश्त यानी कि तुरंत मिल जाएगा। और जो बाकी बचे आपके 40%, ठीक है, उन 40% को सरकार किसी कंपनियों में, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, उनमें इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्ट करने के बाद वहां से जो इनकम होगी यानी कि उस 40% अमाउंट में जो भी आपकी इन्वेस्ट करने के बाद अमाउंट घटेगी या बढ़ेगी वो हमें नहीं मालूम भैया,
वो जो भी अमाउंट होगी उसकी आपकी पेंशन बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो था फंडा आपका एनपीएस का, जो कि सरकार ने 1 जनवरी 2004 से लागू किया था ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो मुद्दा है मेन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएस। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनपीएस के बारे में और डिटेल में आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आप समझना चाहते हैं कंप्लीट रूप से एनपीएस क्या है, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। हमारा आज का जो पॉइंट है वो है दोस्तों यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन प्रणाली। आपको मैंने वीडियो में पहले बताया है 25 जनवरी 2025 यानी कि अभी फिलहाल के समय में सरकार ने गजट जारी किया है। उस गजट में यूपीएस के लिए कौन सा सरकारी कर्मचारी यानी कि केंद्र का कर्मचारी पात्रता रखता है, यानी कि कौन यूपीएस को ले सकता है, उसकी पात्रता बताई है। और उसके बाद आपको यह बताया है कि यूपीएस किन किन बंदों को मिलेगा, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, और आपको यूपीएस में क्या क्या लाभ होंगे। भैया ऐसा गजट में लिखा है लाभ, मैं नहीं बोल रहा कि आपको लाभ होगा या हानि होगी, वो तो आपको विश्लेषण करना है, विश्लेषण करके देखना कि क्या हमें इसमें लाभ है या हानि है। चलिए बात करते हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, किन किन लोगों को मिलेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही ध्यान से चलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, ध्यान रख लेना है 10 वर्ष, एक पहला पॉइंट आएगा इसमें 10 वर्ष। अर्हक सेवा, आपके इस गजट में जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स को मैंने नोट कर लिया है और उन पॉइंट्स को मैं यहां पर डिस्क्राइब करूंगा। आपको ये जरूर निश्चित होगा कहीं ना कहीं से वो गजट मिल ही जाएगा, आप नेट से सर्च कर लेना और इन पॉइंट्स को देखना किस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला पॉइंट है 10 वर्ष अर्हक सेवा, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है अगर वो यूपीएस को लेना चाहता है तो उसकी सेवा कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष की सेवा, 10 वर्ष की सेवा उस बंदे की होनी चाहिए, अदरवाइज वो यूपीएस को नहीं लेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो पहली अर्हता होगी कि उस बंदे की जो सेवा है वो कंप्लीट 10 वर्ष होनी चाहिए, अगर उससे नीचे है तो वो यूपीएस के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति समय से पूर्व सेवानिवृत्ति नहीं सॉरी अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति नहीं, अगर किसी व्यक्ति को सरकार समय से पहले सेवानिवृत्ति देती है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो सेवानिवृत्ति दे रही है वो सरकार दे रही है, कर्मचारी नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है कि सरकार देगी सेवानिवृत्ति किसी भी कर्मचारी को, अगर सरकार देगी रिटायरमेंट, अगर सरकारी कर्मचारी को सरकार ही रिटायरमेंट देगी तो भी उसे यूपीएस का लाभ होगा, यानी कि वो यूपीएस ले सकता है। दो कंडीशन हुई आपकी, एक तो उसकी सेवा 10 वर्ष पूरी होनी चाहिए, दूसरा अगर सरकार किन्हीं कारणों से उस व्यक्ति को पहले ही सेवानिवृत्ति दे देती है तो उसे भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी उसमें यह पॉइंट भी क्लियर नहीं किया सरकार ने कि जिसे सरकार रिटायरमेंट देगी उसकी सेवा कितनी होनी चाहिए, बस इतना ही पॉइंट लिखा है कि अगर सरकार उसे सेवानिवृत्ति देगी तो वो यूपीएस लेने के काबिल होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, 25 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेता है पूर्ण रूप से, तो वो भी यूपीएस को लेने का हकदार बनेगा और वही वो बंदा होगा जिसे कंप्लीट रूप से यूपीएस का फायदा होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति 25 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेगा उसे यूपीएस का पूरा फायदा मिला। कितना फायदा मिलेगा वो वीडियो में आगे समझेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं कि कौन कौन लोग यूपीएस को लेने के लिए पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति भी जो अपनी सेवा के 25 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे वो यूपीएस लेने के लिए हकदार होंगे। चौथा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति सेवा से हट जाता है, स्वयं ही हट जाता है, सेवा से हट जाता है, सेवा से हट जाता है या सरकार उसे बर्खास्त कर देती है किसी भी कारणों से, सरकार ही उसे क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी,
तो उस व्यक्ति को यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से समझ लेना, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप ही सेवा से हट जाता है या सरकार किन्हीं कारणों से उस व्यक्ति को बर्खास्त कर देती है, तो वो व्यक्ति यूपीएस लेने का हकदार नहीं है, यानी कि वो यूपीएस की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पात्र बनाते हैं यूपीएस लेने के लिए। अब सरकार के अकॉर्डिंग सरकार ने ये बताया कि यूपीएस लेने से आपको क्या क्या लाभ होगा, यानी कि यूपीएस के अंदर क्या क्या है, उन चीजों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से वीडियो में बने रहिए। अगर आपको इस चीज को ध्यान से समझना है तो एक एक करके पॉइंट को डिफाइन करूंगा और ध्यान से बस आप समझते जाइए। चलिए, पहला पॉइंट, इन्हें कहते हैं सरकार के अकॉर्डिंग लाभ हैं। ये सरकार ने कहा है कि हमें यूपीएस लेने के बाद क्या क्या लाभ होंगे। यूपीएस लेने के बाद हमें क्या क्या लाभ होंगे। चलिए, पहला, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, घबराना नहीं, ध्यान से समझाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो उसे एक निश्चित राशि का भुगतान होगा। अब उस निश्चित राशि का भुगतान का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति 25 वर्ष या उससे ज्यादा की सेवा सरकार को देता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान होगा। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बस ध्यान से वीडियो में बने रहिए। लेकिन उसे एक निश्चित राशि का भुगतान होगा, निश्चित राशि मिलेगी उसे, निश्चित राशि का भुगतान होगा। ठीक है, दूसरी बात, उसे पेंशन किस हिसाब से मिलेगी। जब वो व्यक्ति 25 या 25 से ज्यादा समय तक सरकार की सेवा कर लेगा तो उसे पेंशन देने का फॉर्मूला यह होगा, पूरे एक वित्तीय वर्ष में 12 मासिक किस्त होंगी, यानी कि 12 महीने से सैलरी मिलेगी। ठीक है, उन 12 महीनों का औसत निकलेगा। उन 12 महीनों में उस व्यक्ति को, ध्यान रखना है, मूल वेतन का है सिर्फ, इसमें ना आपका डीए ऐड होगा, ना आपका एचआरए ऐड होगा, ना ही किसी प्रकार का आपका कोई भी अलाउंसेस ऐड होगा, सिर्फ मूल वेतन की 12 किस्त बनेंगी आपकी। मूल वेतन की आपकी 12 किस्त बनेंगी, उन 12 किस्तों को ऐड कर लिया जाएगा और डिवाइडेड बाई 12 किया जाएगा, तभी तो उनका क्या निकलेगा, औसत। कब मिलेगा ये, जब आप रिटायर होंगे उस समय पे आपकी पिछली 12 सैलरीज का जो मूल वेतन होगा, 12 सैलरीज का मूल वेतन होगा, उन्हें ऐड किया जाएगा, उन्हें 12 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 12 महीने का औसत निकलेगा। औसत निकलने के बाद जो भी राशि आएगी उसका 50%, जो भी राशि आएगी उसका 50% आपका रिटायरमेंट पर बनेगा बेसिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लेना, आपके रिटायर होने के जस्ट पहले के 12 महीने की सैलरी का जो मूल वेतन होगा उनका औसत निकलेगा, यानी कि सबको ऐड करके उन्हें 12 से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो भी राशि आएगी उसका हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद जो भी राशि आएगी वही आपका उस समय का बेसिक बनेगा। पहला लाभ बताया सरकार ने आपको ये। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड लाभ जो आपको बताया गया है वो ये है कि अगर आपकी सेवा 25 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से ज्यादा है, क्योंकि 10 वर्ष से कम वाले तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, इसके लिए आपको 10 वर्ष की कम से कम सेवा चाहिए। अगर आपकी सेवा 10 साल से ज्यादा है लेकिन 25 साल से कम है तो परेशान आएगा ना कि भाई अगर हमारी सेवा 25 साल की पूरी नहीं है तो हमें किस हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो उस स्थिति में क्या करेगी सरकार,
एक अनुपात बनाएगी कि उसकी सेवा अगर 1 साल कम है तो उस अनुपात उसका जो बेसिक है उसे धीरे धीरे घटाती चली जाएगी, क्योंकि सेवा कम है तो बेसिक नीचे चला जाएगा। लेकिन उसका क्या इंडेक्स रहेगा वो भी सरकार ने नहीं बताया है, वो आगे उनकी योजना है क्या होगी वो बाद में पता लगेगा। लेकिन उसी अनुपात में वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर 25 साल से आपकी सेवा कम है और 10 साल से ज्यादा है तो वहां पर एक आनुपातिक फॉर्मूला लगाया जाएगा, उसके अनुसार आपका नया बेसिक बनेगा जो आपका पेंशन में काम आएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, ये आपके 2 पॉइंट हुए। पॉइंट नंबर 3, आपको यह बताया गया है कि अगर आपने 10 वर्ष पूरे कर लिए, 25 वर्ष से कम है, अब 10 वर्ष में अगर आप एक दिन भी ज्यादा हो गए, ठीक है, और किसी व्यक्ति की मान लिया वो लोवेस्ट पोस्ट पे काम कर रहा है और उसकी जो पेंशन है वो बहुत कम बन रही है, 7 या 8 या 9 हजार बन रही है, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि न्यूनतम जो पेंशन की राशि है वो 10,000 होगी। न्यूनतम पेंशन जो होगी मेरे भाई वो होगी 10,000 रुपए, फिक्स कर दिया। किसी की पेंशन 2,000 बन रही, 3,000 बन रही, 4,000 बन रही, कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, सरकार ने उस पेंशन को फिक्स कर दिया। न्यूनतम पेंशन की जो राशि होगी वो 10,000 होगी अकॉर्डिंग टू गजट। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति की यानी कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, डेथ हो जाती है, तो कर्मचारी अगर कर्मचारी विवाहित है तो उसकी पत्नी या उसके पति को एक मुश्त भुगतान होगा 60%, यानी कि उसके अकाउंट में जितना भी पैसा उस समय तक जमा है उसका 60% पैसा उसे तत्काल मिल जाएगा जैसे उसकी मृत्यु होगी। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति विवाहित अगर वो है तो उसकी पत्नी को या पति को तुरंत 60% की राशि दे दी जाएगी। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी होगा आप गिनते रहना। सरकार ने लाभ बताए हैं तो लाभ को गिनना भैया, ये लाभ है या हानि है, ये आपको विश्लेषण करना है और मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि मैंने ये जो गजट है उसमें जो सरकार ने लाभ बताए वाकई में वो लाभ है भी या सिर्फ आपको एक टाफी पकड़ा दी गई है चूसने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सरकार ने बताया है डीआर, जैसे हमें मिलता है डीए महंगाई भत्ता, इसी तरह होता है डीआर डियरनेस रिलीफ, ये होता है महंगाई राहत। जब कोई व्यक्ति सर्विस में रहता है तो उसे डी मिलता है, जब वो रिटायर हो जाता है पेंशन मिलती है। पेंशन में जो ऐड होता है बेसिक के साथ वो होता है डीआर डियरनेस रिलीफ। तो सरकार ने ये कहा है कि जो हमारा बेसिक होगा पेंशन का उसमें आपको डीआर मिलेगा, प्लस हो जाएगा डीआर। अब उसका रेट क्या होगा भैया, ये तो जब कंप्लीट इसका डाटा आ जाएगा तब पता लगेगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल गजट में ये सुविधा यूपीएस में दी है कि जो हमारा रिटायरमेंट के बाद पेंशन में बेसिक बनेगा उसमें आपको डीआर की सुविधा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 या 7 जो भी होगा आप ध्यान से देख कर रहिए। अब यूपीएस के तहत 2 तरीके से कॉर्पस बनाए गए हैं। कॉर्पस का मतलब होता है पैसों का एक समूह। जब हम अपने अकाउंट में पैसा डालते जाते हैं तो वो एक कलेक्शन हो जाता है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 2 प्रकार के कॉर्पस है। एक है व्यक्तिगत पर्सनल कॉर्पस, पर्सनल कॉर्पस। ये क्या है, इसी तरीके से जिस तरह एनपीएस में हमारे पास एक प्रान नंबर होता है, उस प्रान नंबर को हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट होता है उसमें हमारा पैसा जमा होता है, 10% हमारा और 10% आता है सरकार से, फिलहाल वो 14% है। यहां पर सरकार ने जो व्यक्तिगत कॉर्पस बनाया उसमें हमारा भी 10% होगा, सरकार का भी 10% हो जाएगा, दोनों का मिलकर 20% हो जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत कॉर्पस में जाएगा। व्यक्तिगत का मतलब हमें चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि हमें अपना पैसा किस जगह पे लगाना है। उन कंपनीज के नाम होते हैं हमारे पास, उनमें हमें इन्वेस्ट कर देना है, हमारा पैसा उनमें लगेगा, वो बढ़ेगा घटेगा बाद की बात है, वो आपको देखना है। लेकिन हमारा जो 10% हिस्सा है, जो सरकार का 10% हिस्सा है, वो सब व्यक्तिगत रहेगा कॉर्पस। किसका? कर्मचारी का। ये कर्मचारी पे निर्भर करेगा। ठीक है भाई। एक होगा सरकार वाला कॉर्पस,
सरकारी कॉर्पस होगा इसी के अंदर। इसमें सरकार क्या करेगी, 8.5% पैसा अलग से, ठीक है, वो लिंक रहेगा आपके यूपीएस से, लेकिन वो सरकार अलग से किसी दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करेगी। 8.5 ये रहेगा, लेकिन सरकार पर डिपेंड, कोई इसे कहाँ लगाएगी, ये सरकार पर निर्भर करेगा, ये सरकार पर निर्भर करेगा मेरे भाई कि वो इस पैसे को कहाँ लगाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर सरकार का जो हिस्सा हो जाएगा 10% हमारा हुआ और 10% यहाँ सरकार का, तो ये अलग से जो है ये 18.5% हो जाएगा सरकार का। किसमें, यूपीएस में। सरकार का जो हिस्सा होगा वो होगा 18.5%, लेकिन इसमें से 8.5% हिस्सा वो होगा जो सरकार अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करेगी कहाँ करना है। फिर जब हमें पेंशन मिलेगी वो पैसा वहां पर काम आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते जाते हैं आगे। और इसमें आपको ये भी सुविधा दी गई है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जो एनपीएस में ही रिटायर हो गए, यानी कि यूपीएस आने से पहले ही रिटायर हो गए हैं, यानी कि अब तक यूपीएस नहीं आया था, तो उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है, अगर वो यूपीएस का फायदा लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो वो यूपीएस को चुन सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से उसे क्या मिलेगा, क्या सरकार देगी, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें उस सरकार ने दिया है कि वो व्यक्ति भी यूपीएस को चुन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारी को एनपीएस और यूपीएस दोनों में चुनने का अधिकार है। कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको यूपीएस ही लेना है। सरकार ने ये इसमें कंडीशन दी है कि अगर आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं तो आप एनपीएस में ही रहिए, अगर आप एनपीएस को छोड़ के यूपीएस में आते हैं तो यूपीएस भी आप चुन सकते हैं। अब सवाल ये होगा कि जिन बंदों ने एनपीएस में पैसा कटा लिया है वो अगर यूपीएस चुनेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा जो का तो कूद के यूपीएस में, एक छलांग लगानी है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो सारा का सारा पैसा एनपीएस से उठ के यूपीएस में आ जाएगा अगर आप यूपीएस को चुनते हैं आफ्टर एनपीएस। तो ये ऑप्शन सरकार ने इसमें दिया है आपको, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम देखते हैं कि एक मुश्त राशि किस तरीके से आपको मिलने वाली है। ये सरकार ने लाभ बताए हैं, यूपीएस के बारे में कंप्लीटली आपको बता दिया गया है। दोनों कोशिश मैंने की है कि इसमें थोड़ा एनपीएस के बारे में बताया शुरू में, उसके बाद यूपीएस के बारे में बताया कि सरकार ने अपने गजट में यूपीएस में क्या क्या पात्रताएं रखी हैं, जो कर्मचारी यूपीएस चुनेगा उसके लिए कौन सा कर्मचारी पात्र होगा, और उसमें आपको सरकार ने क्या क्या लाभ दिए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे कि हमें जो एक मुश्त पैसा है वो किस हिसाब से मिलेगा यूपीएस में। एक मुश्त पैसा देखिए क्या होगा, माना आपने 12 साल की सर्विस की, 12 साल सरकार की सेवा की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 12 साल को छमाही में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 गुना 2 हो जाएंगी, तो आपकी हो जाएंगी 24 छमाही। यहां से एक नंबर निकल गया है 24। चलिए इसे अलग रख लेते हैं। जितने साल की आपकी सर्विस रहेगी उस सर्विस को छमाही में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जितनी भी छमाही आएगी वहां से जो नंबर आपको मिलेगा वो 24 है, 25 है, 30 है, 38 है, ये मतलब नहीं, जो भी नंबर आएगा उसे अलग रख लेते हैं। फिर इसके बाद जो आपका मूल वेतन, पेंशन की बात कर रहे हैं अब हम, ये सब पेंशन का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका जो मूल वेतन होगा, बेसिक पे होगी, और प्लस जो आपको सरकार उस समय डीआर देगी। वहां पर डीए मिलता है जब आप नौकरी करते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको मिलता है डीआर, डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत। इन दोनों का जोड़ करेंगे और इसका 10% निकालेंगे, और इसका 10% निकालेंगे, जो भी अमाउंट ये आएगी इसकी मल्टीप्लाई होगी 24 में, ये मिलेगा आपको एक मुश्त पैसा जिस समय आप रिटायर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका वो पैसा रहेगा जब आप रिटायर होंगे। आपके कंप्लीट सेवा काल को छमाही में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद वहां से जो एक नंबर आपको मिलेगा उसमें आपको इस चीज की मल्टीप्लाई करनी है, अपने मूल वेतन प्लस डीआर को ऐड करके उसका 10% निकालेंगे। 10% निकालने के बाद जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, ये वो पैसा होगा जैसे ही आप रिटायर होंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो आपकी पेंशन होगी उसका तो सिस्टम बता ही दिया कि किस तरीके से आपको यूपीएस में पेंशन मिलनी है।
कितनी सेवा काल पर कितने अनुपात में आपको पैसा मिलेगा, वो यूपीएस में गजट में आपको पहले से मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, मेरा उद्देश्य था इस गजट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना। आप ये मत समझना कि मैं सरकार की तरफदारी कर रहा हूं, मुझे किसी की तरफदारी से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जो सरकार की सेवा करता है जीवन भर, तो मेरे हिसाब से तो भैया उसे ओपीएस मिलनी चाहिए। इतना लंबा सेवा वो सरकार को देता है और ये सुविधा सरकार ने उससे छीन ली है, तो ये उसके साथ अन्याय है। लेकिन सरकार ने जो नई नई पेंशन प्रणालियां दी हैं उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये बताना भी हमारा फर्ज है, दायित्व है। तो एक छोटी सी मैंने कोशिश की है, छोटा सा प्रयास किया दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, हाँ कीजिए कि ये अच्छा लगा है। अगर गलत लगा है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप बताइए कि पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उस पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।